गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? कंफर्म करिए प्लीज। एम आई ऑडिबल? नाइस। चलिए बढ़िया आ गया। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने एक मेथड बना लिया था हमारी सर्विस क्लास के अंदर, और वो एक मेथड था जो एम्प्लॉयज को डिपार्टमेंट के अंदर ऐड कर रहा है। राइट, एक नया डिपार्टमेंट बना रहा था और उन एम्प्लॉयज को डिपार्टमेंट में ऐड कर रहा था जिनके नाम आपने इसको सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे एक लिस्ट बनाकर पास करेंगे। अब आते हैं हमारे इस मिनी प्रोजेक्ट की अगली रिक्वायरमेंट पे। और अगला है, हमको एक मेथड बनाना है जो सारे डिपार्टमेंट के नाम अलॉन्ग विद देयर एम्प्लॉय नेम्स रिट्रीव करे। जल्दी से बताइए। ये तो इस पूरे कोड का सबसे सिंपल मेथड है। तो पहले तो बताइए रिटर्न टाइप क्या होगी? सारे डिपार्टमेंट रिटर्न करने अलॉन्ग विद देयर एम्प्लॉइज। इतना सोचना पड़ रहा है आपको? सारे मतलब लिस्ट। राइट। किसकी लिस्ट रिटर्न होगी? जवाब है डिपार्टमेंट्स की लिस्ट रिटर्न होगी। मेथड का नाम हो जाएगा गेट ऑल डिपार्टमेंट्स। गॉट इट? अंदर का कोड बोलिए। अंदर का कोड तो और आसान है। एक रिटर्न, उसके बाद रेपो। रेपो डॉट वॉट? वेरी गुड। रेपो डॉट फाइंड आउट, जो कोई आर्गुमेंट आपसे नहीं लेगा। क्लियर है? क्या बोलते हैं, क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक बार फिर से अपनी रनर में चलिए। रनर के अंदर आपने इतने रिकॉर्ड्स तो ऐड करे नहीं है डिपार्टमेंट क्रिएटेड। इन सब डिपार्टमेंट को क्रिएट करने के बाद इनकी लिस्ट फेच कर लेते हैं। लिस्ट फेच करने के लिए आई से टू लिस्ट डिपार्टमेंट इक्वल टू गेट लिस्ट इज इक्वल्स टू हमारा डिपार्टमेंट सर्विस डॉट गेट ऑल डिपार्टमेंट्स। आफ्टर दैट हम कहेंगे फॉर डिपार्टमेंट बी कोलन गेट लिस्ट, और अंदर अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉलोड बाय डी। इस डी को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी फटाफट, इस डी को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेरी गुड, टू स्ट्रिंग कॉल होगा। हमने टू स्ट्रिंग ओवरराइड करा है डिपार्टमेंट के अंदर, करा है। राइट, तो आपको मिल जाएगी ये पूरे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट। ठीक है, और ईएनपी लिस्ट प्रिंट करेंगे तो एम्प्लॉयज की लिस्ट आ जाएगी। यस, ईएनपी लिस्ट प्रिंट करेंगे यहाँ पर तो प्रिंट हो जाएगी एम्प्लॉयज की लिस्ट। अब इसको चेक करने के लिए लेट्स गो टू माई एसक्यूएल। यही था हमारा डेटाबेस कंप्लीटली, तो कोई और था? ये नहीं था। अच्छा, फिर कौन है? रेल अंडरस्कोर डी। ओके, चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। रेल अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर टू। क्या टेबल्स ड्रॉप कर दी मैंने ताकि रिकॉर्ड्स दोबारा इंसर्ट ना हो। रन करिए। राइट, अब आप चेक करिए आपने क्या क्या इंसर्ट करा और क्या क्या आपको मिला। तो आपने पहला डिपार्टमेंट क्रिएट करा जिसमें रिया और प्रिया, जिसमें नीरज और धीरज, इन लोगों को रिक्रूट करा। डिपार्टमेंट का नाम क्या रखा आपने? डिपार्टमेंट का नाम रखा आईटी। और माइस्क्यूएल ने इसको आईडी क्या दी होगी? माइस्क्यूएल ने आईडी दी होगी 1। तो डिपार्टमेंट 1 में दो लोग होंगे, नीरज और नीरज, जो आप फाइनल आउटपुट से वेरीफाई कर सकते हैं।
आपका ये फाइनल आउटपुट है, राइट। चेक करिए अपना फाइनल आउटपुट, क्लोज एवरीथिंग। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, चेक करिए। अब आपको डिपार्टमेंट का नाम दिख रहा होगा आईटी, और इस आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आपको एम्प्लॉय लिस्ट दिख रही होगी, जिसमें ID 1 है, नाम नीरज, ID 2 नाम नीरज। ऐसे ही आपने सेकंड डिपार्टमेंट बनाया था, जिसके अंदर HR था, एम्प्लॉय लिस्ट रिया और प्रिया। ऑल गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड। चले आगे, यहां तक समझ आया? परफेक्ट। अब आ जाइए सर्विस में अगला मेथड बनाना। अगला मेथड सर्विस में क्या बनाना है जरा पढ़िए तो। थर्ड मेथड आपको बनाना है, वेरी इंटरेस्टिंग। डिपार्टमेंट का नाम अपडेट होना चाहिए। ओके, रिकॉर्ड क्रिएट करना है कि अपडेट करना है? तो जवाब है सिर्फ अपडेट करना है, क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या पास करेंगे? डिपार्टमेंट का नाम अपडेट करने वाला जो मेथड है, वो हमें क्या देगा और हम उसे क्या देंगे? हम उसे कितने आर्गुमेंट देंगे? हम उसे दो आर्गुमेंट देंगे, एक आईडी देंगे और एक नाम देंगे। और वो डिपार्टमेंट अपडेट करके हमें क्या लौटाएगा? वो डिपार्टमेंट अपडेट करके हमें डिपार्टमेंट का लौटाएगा ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? है ना? वेरी गुड। तो इसका नाम हो जाएगा अपडेट डिपार्टमेंट नेम। पैरामीटर में एक तो ये लेगा डिपार्टमेंट की आईडी, दूसरा ये लेगा डिपार्टमेंट का नाम, जिस नए नाम से डिपार्टमेंट को बनना या अपडेट हो। ठीक, पहला काम क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? वेरी गुड, सबसे पहले तो ढूंढेंगे जो डिपार्टमेंट अपडेट होने के लिए आया है वो है भी कि नहीं है। और ढूंढने के लिए कॉल करेंगे रेपो डॉट, वेरी गुड, फाइंड बाय आईडी। पैरामीटर में पास हो जाएगी डिपार्टमेंट आईडी। ठीक, रिटर्न क्या होगा? रिटर्न ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल ऑफ व्हाट? ऑप्शनल ऑफ डिपार्टमेंट। गॉट इट? या हम बोल देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू रेपो डॉट। ठीक, आपको कैसे पता रिकॉर्ड मिला कि नहीं मिला? तो अगर रिकॉर्ड नहीं मिला होगा तो जो आपका रिजल्ट है ये एम्प्टी होगा। यस, ये आपका रिजल्ट एम्प्टी होगा। अगर रिजल्ट एम्प्टी है तो हम रिटर्न कर देते हैं यहां से नल। ओके, नल आएगा तो हम अपने रनर के अंदर प्रिंट कर देंगे डिपार्टमेंट नॉट फाउंड। आप बताइए, अगर इस इफ के अंदर नहीं गए तो डिपार्टमेंट है, क्या करोगे? डिपार्टमेंट है तो कैसे करोगे नाम अपडेट? तो सबसे पहले जो आपका ऑप्शनल है उससे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट गेट करो। करेक्ट, डिपार्टमेंट डीपीटी इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट गेट। आ गया डिपार्टमेंट। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब इस डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर देंगे बाय राइटिंग सेट नेम। पैरामीटर में क्या दोगे? पैरामीटर में जो नया वाला नाम आया है डी नेम वो दे देंगे। पर ये तो सिर्फ हाइबरनेट में चेंज हुआ, जेपीए में चेंज हुआ, डेटाबेस में कैसे जाएगा? डेटाबेस में जाने के लिए कहना पड़ेगा रेपो डॉट सेव। पैरामीटर में पास कर देंगे आप, वेरी गुड, पैरामीटर में पास कर देंगे आप बी। दैट्स ठीक। एक बार फिर से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल ईएनपी, ड्रॉप टेबल डीबीटी, रनर में चलते हैं। जितना हो गया है उसके आगे की कोडिंग लिखते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे कौन कॉल करेगा? तो जी आपका सर्विस ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। सर्विस ऑब्जेक्ट का नाम है डिपार्टमेंट सर डॉट अपडेट डिपार्टमेंट नेम। मैंने टू पास करा, टू था HR, मैंने उसको कर दिया फाइनेंस। ठीक, और रिटर्न वैल्यू रिसीव कर ली अपडेटेड डिपार्टमेंट। ठीक, एक एक लगा के चेक कर लिया। अगर अपडेटेड डिपार्टमेंट डबल इक्वल्स टू नल आ रहा है, आई से डिपार्टमेंट नॉट फाउंड, डिपार्टमेंट नहीं मिला, अदरवाइज डिपार्टमेंट हैज बीन अपडेटेड। ये भी क्लियर है?
वेरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिपार्टमेंट अपडेटेड। क्या सबूत है कि डिपार्टमेंट अपडेट हो गया? सबूत के लिए कह दीजिए ये जो आपने अपडेटेड डिपार्टमेंट का रेफरेंस दिया है उसका कॉल कर लीजिए आप गेट। सही है, गेट नेम से प्रूव हो जाएगा नाम अपडेट हो गया है। यस, गेट नेम से प्रूव हो जाएगा कि नाम अपडेट हो गया। ठीक, करिए अब आप एज यूजुअल अपनी मेन एप्लीकेशन को रन। डिपार्टमेंट अपडेटेड और नाम आपको दिख रहा होगा फाइनेंस। बैकएंड पे जाकर अगर आप चेक करेंगे एम्प्लॉय में तो कोई चेंज आया नहीं होगा, बट डिपार्टमेंट डेफिनेटली जहां आपने लिखा था एचआर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम सॉरी, जहां लिखा था आपने एचआर वो हो गया हमारा फाइनेंस। सही है, ये भी क्लियर हुआ मेथड। चलो अगला पढ़ो। अगला क्या बनाना है? अगला बनाना है डिपार्टमेंट है एम्प्लॉय ऐड करना। स्टार्ट करें। डिपार्टमेंट है एम्प्लॉय ऐड करना है अपन को एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। चलो बताओ कैसे करोगे? डिपार्टमेंट है एम्प्लॉय ऐड करना है आपको एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, कैसे करोगे? बोलो 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 जल्दी, कहाँ जाऊं क्या करूं? गुड, सबसे पहले तो मेथड का डिक्लेरेशन दीजिए। पब्लिक वॉइड एड ईएमपी टू डीपीटी। ठीक है, कितने आर्गुमेंट लेगा? एड ईएमपी टू डीपीटी। सर इधर नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ये तो हमारी रनर है। तो इधर यानी कि सर्विस। सही कहा मैंने। यस, सर्विस पे चलिए। क्या करेंगे सर्विस में? Good. बताओ क्या चेंज करोगे? पब्लिक वॉइड एड ईएमपी टू डीपीपी। कितने आर्गुमेंट? सोच के बोलिएगा। वेरी गुड, दो आर्गुमेंट। कौन कौन से दो? एक तो वो डिपार्टमेंट की आईडी जिसमें ऐड होना है, ठीक है। दूसरा उस एम्प्लॉय का नाम जो ऐड होना है, ठीक है। गुड, दे डिपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो शुरुआती कोड ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। बस अगर रिजल्ट डॉट इज एम्प्टी है तो हम यही मैसेज लिख देंगे डिपार्टमेंट नॉट फाउंड और रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखी है। बाकी अपनी एप्लीकेशन की जरूरत के मुताबिक आप रिटर्न टाइप बदल सकते हो। ठीक, इस में नहीं गए तो डिपार्टमेंट है तो बताओ क्या करोगे? डिपार्टमेंट है तो क्या करोगे? तो सबसे पहले ये लिखेंगे, रिजल्ट में से डिपार्टमेंट गेट करेंगे, करेंगे। कर लिया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? नहीं, पहले एम्प्लॉय तो बना लें। एम्प्लॉय की इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय करेंगे, जिसको पास कर देंगे ई नेम। क्लियर? क्लियर। अब ये जो आपने एम्प्लॉय बनाया है ये डिपार्टमेंट के सेट ईएमपी में जाएगा। यस, ये डिपार्टमेंट के सेट ईएमपी में जाएगा, बल्कि एड ईएमपी है शायद, नॉट सेट ईएमपी। सेट तो लिस्ट हो रही है। यस, ये जाएगा एड ईएमपी। ठीक, फिर लास्ट लाइन रेपो डॉट से पैरामीटर में पास कर देंगे आप डिपार्टमेंट। कर पा रहे हैं फॉलो? पूरा ट्रेस हो पा रहा है? गुड, अब आ जाइए रनर में। इसको कॉल करने के लिए क्या करोगे रनर के अंदर? इसको कॉल करने के लिए रनर में हम लिखेंगे टीपीटी सर्व डॉट एड एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट नंबर 1 में ऐड करना है अपन को मयंक।
ठीक। और मयंक ऐड हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे मालूम चलेगा? मयंक ऐड हुआ कि नहीं हुआ ये मालूम करने के लिए आप फेच कर लीजिए वापस डिपार्टमेंट्स की पूरी लिस्ट। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला जो कॉल मैं यहां दे रहा हूं ये यहां दे दीजिए, पता लग जाएगा आपको मयंक ऐड हुआ है कि नहीं। और ये चेक करने के लिए इसको पहले ड्रॉप कर देते हैं। चलो आगे, क्लियर। ये ड्रॉप करा। अब अपन रन करते हैं अपनी मेन सर्विस। चेक करिए किस में ऐड करा था मयंक को अपन ने। मयंक को अपन ने ऐड करा था आईटी में। तो ये रहा नया एम्प्लॉय आईटी में विच इज मयंक। ये बात को आप बैकएंड पे जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं बाय राइटिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएम। मयंक हैज बीन एडेड टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। यहां भी क्लियर? ग्रेट। अगला, अगला बनाना है रिमूव एन एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब इसमें ट्विस्ट है, कंपनी से हटाना है कि डिपार्टमेंट से हटाना है? डिपार्टमेंट से हटाना है। बंदे को कंपनी में रखना है, डिपार्टमेंट से हटा देना है ना? गुड। बताइए क्या करोगे? क्या करोगे? बोले। जो मेथड बनेगा कितने पैरामीटर वाला बनेगा? पब्लिक वॉइड रिमूव ईएमपी फ्रॉम डीपीटी। कितने आर्गुमेंट लेगा? दो आर्गुमेंट्स लेगा, है ना? और दोनों आर्गुमेंट आईडी होंगे। यस, दोनों आर्गुमेंट आईडी होंगे, डिपार्टमेंट की आईडी और एम्प्लॉय की आईडी। ठीक, वेरी गुड। क्या करोगे अब? क्या करोगे अब? गुड। इतना पार्ट सेम रहेगा। यस, इतना पार्ट सेम रहेगा। ठीक, ध्यान से करना। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करोगे? एम्प्लॉय का फाइंड बाय आईडी नहीं इशू। जब तुम डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट बुलवाओगे, क्या इस डिपार्टमेंट के साथ जेपीए एम्प्लॉयज की लिस्ट लाएगा? क्या इस डिपार्टमेंट के अंदर अपन ने एक एरे लिस्ट रखी हुई है? तो जब डिपार्टमेंट आएगा तो उसके साथ में एम्प्लॉयज आ जाएंगे ना। वेरी गुड। तो मुझे एम्प्लॉय को अलग से फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? गुड। अब मैं बोलूंगा डिपार्टमेंट, ये वाली लाइन, डीपीटी डीपीटी इक्वल टू रिजल्ट डॉट गेट। आ गया मेरे पास डिपार्टमेंट। वेरी गुड। इस डिपार्टमेंट के अंदर एक एरे लिस्ट है ना? तो मैं यहां बोलूंगा लिस्ट, किसकी लिस्ट है ये? एम्प्लॉयज की। तो मैं लूंगा लिस्ट ईएमपी, ईएमपी लिस्ट इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट गेट ईएमपी लिस्ट। मिल गई एरे लिस्ट जिसमें सारे एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अब क्या हम इस एरे लिस्ट के ऊपर एक फॉर लूप चलाकर सर्चिंग कर सकते हैं हमें जो डिलीट करना है? वेरी गुड। तो हम लिख देंगे फॉर ईएमपी ई कोलन ईएमपी लिस्ट। एक एक एम्प्लॉय ई में आएगा जी, एक एक एम्प्लॉय ई में आएगा। क्या करोगे अब एक एक एम्प्लॉय को ई में रखने के बाद? हर एम्प्लॉय को ई में रखने के बाद चेक करेंगे। क्या चेक करोगे? ये चेक करेंगे कि इस एम्प्लॉय की जो आईडी है क्या वो मैच कर रही है जो डिलीट होने वाला एम्प्लॉय आया उसकी आईडी से। एम आई राइट? राइट। अगर ये आईडी मैच कर रही है तो क्या करोगे? अगर ये आईडी मैच कर रही है तो क्या करोगे? सोच के बोलना आराम से। बोलिए। रिमूव फ्रॉम लिस्ट और रिमूव फ्रॉम डिपार्टमेंट? गलत। रिमूव फ्रॉम डिपार्टमेंट। इस वाली लिस्ट से रिमूव करके क्या होगा?
जो तुम्हारे पास डिपार्टमेंट के अंदर लिस्ट बैठी हुई है डिपार्टमेंट के अंदर लिस्ट। तुमने डिपार्टमेंट के अंदर एक बनाया है ना मेथड, यस कि नो? बनाया है ना आपने एक मेथड डिपार्टमेंट के अंदर, है ना? जरा देखो, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो आपने मेथड बनाया है एक रिमूव, कर देगा ये हटा इस लिस्ट में से रिमूव? है ना? तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए डिपार्टमेंट डॉट रिमूव ईएमपी ई, यस कि नो? सही है। इसके बाद रेपो डॉट सेव डिपार्टमेंट, ये भी सही है। फिर मैं कहूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय रिमूव, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे थे। एम्प्लॉय रिमूव और यहां से कर जाइए रिटर्न। ठीक, अगर इस इफ में नहीं गए कभी भी, पूरा फॉर लूप चल गया पर इफ कभी ट्रू नहीं हुआ, मतलब एम्प्लॉय नहीं था, नहीं था, तो फॉर लूप के बाहर आकर क्या लिख दोगे? इस फॉर लूप के बाहर आकर आप कह सकते हो एम्प्लॉय नॉट फाउंड। समझ आ रहा है? गुड। क्या लग रहा है आपको जेपीए क्या करेगा? जब जेपीए आपकी ये दो लाइनें पढ़ेगा तो क्या करेगा? डेटाबेस में क्या करेगा? एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय रिकॉर्ड हटाएगा कि नहीं? एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय रिकॉर्ड हटाएगा कि नहीं? वेरी गुड, नहीं हटाएगा। वो सिर्फ एम्प्लॉय टेबल में जाएगा और डिपार्टमेंट आईडी को क्या कर देगा? डिपार्टमेंट आईडी को नल कर देगा। गॉट इट? डिलीट नहीं करेगा वो। डिलीट वो तब करता जब आप डिलीट कॉल करते। आपने सेव कॉल करा है, सेव कॉल करके आपने ये बोला है कि अब जो डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को मैनेज कर लो। तो अगर आपकी डिपार्टमेंट लिस्ट में 4 एम्प्लॉय थे, इस लाइन के चलने के बाद 3 रह जाएंगे। तो जो डेटाबेस में एम्प्लॉय का टेबल है उसमें जो चौथा रिकॉर्ड होगा उसमें डिपार्टमेंट आईडी हो जाएगी नल। क्लियर हुआ? ठीक है, आ जाइए रनर में। जो आपने मयंक को ऐड करा था उसी मयंक को हटा के देखते हैं। आई मीन मयंक का डिपार्टमेंट, मयंक को उस डिपार्टमेंट से हटा के देखते हैं जिसमें अपन ने मयंक को ऐड करवाया है। तो डिपार्टमेंट डॉट सर्व रिमूव ईएमपी। मयंक कौन से डिपार्टमेंट में था? 1 में। मयंक की खुद की आईडी क्या थी? 5। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर रिमूविंग, लिस्ट को दोबारा प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं। करिए रन। चेक करिए, रिमूव करने से पहले मयंक का रिकॉर्ड है? रिमूव करने से पहले मयंक का रिकॉर्ड दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद आपने मयंक को रिमूव कर दिया। आफ्टर रिमूविंग फिर आपने प्रिंट करा। तो अब आप चेक करिए आईटी डिपार्टमेंट में आपको नीरज दिख रहा है, धीरज दिख रहा है, मयंक नहीं मिल रहा है जो पिछली बार मिल रहा था। ठीक, अच्छा डेटाबेस में मयंक होगा, टेबल में मयंक होगा, यस। पहली बात तो डिपार्टमेंट टेबल पे तो कोई असर पड़ा नहीं होगा। ईएमपी टेबल को जरूर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको उसके अंदर मयंक मिलेगा, बट आईडी ऑफ मयंक, डिपार्टमेंट आईडी ऑफ मयंक वुड हैव बीन सेट टू नल। समझ आया? ऑल गुड, ऑल क्लियर? चलूं आगे? परफेक्ट। अब आइए लास्ट। अब आपको डिपार्टमेंट डिलीट कर देना है। डिपार्टमेंट डिलीट होगा तो एम्प्लॉय चले जाएंगे, यस। डिपार्टमेंट डिलीट होगा तो एम्प्लॉय चले जाएंगे। आप डिपार्टमेंट पे डिलीट फायर करने जा रहे हैं,
आपने कैस्केडिंग ऑन करी हुई है, सो द मोमेंट यू डिलीट द डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, द मोमेंट यू विल डिलीट द डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपने आप उस टेबल से हट जाएगा जिस डिपार्टमेंट को आपने हटाया है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट सर्विस में। क्या करेंगे सर्विस में बताएं, बोलिए। पब्लिक वॉइड डिलीट डिपार्टमेंट, पैरामीटर टाइप इंटीजर, डिपार्टमेंट आईडी। बोलिए अंदर, व्हाट टू डू, फाइंड बाय आईडी। क्या जरूरत है फाइंड बाय आईडी की, हम सीधे कह देते हैं रेपो डॉट डिलीट बाय आईडी। पैरामीटर के अंदर पास कर देते हैं अपन डीपीटीएनओ। करेक्ट, क्या होगा इससे, चेक करिए, ये डिपार्टमेंट चेक करेगा। गॉट इट। फिर इसके बाद आईडी नल है तो ही एक्सेप्शन देगा, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है। चेक करिए, अगर आपका एंटिटी नहीं मिली इस बात को इग्नोर कर देगा। सही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है सर ये तो पता नहीं लगेगा कि एम्प्लॉय था कि नहीं था, सॉरी डिपार्टमेंट था कि नहीं था, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसी स्थिति में ये किफ लगा लीजिए आप। ऑल गुड। ठीक, और यहां पर एक मैसेज डाल दीजिए, डिपार्टमेंट डिलीटेड। सही है, चलूं आगे। गुड, और यहां से फाइनली कॉल कर लीजिए सर्व डॉट डिलीट डिपार्टमेंट, पैरामीटर में 1 पास कर देते हैं। ठीक, एप्लीकेशन को रन करते हैं, को क्लियर करके। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे जो आईटी डिपार्टमेंट था उसमें कितने एम्प्लॉय थे, लास्ट में कितने बचे थे, 2 बचे थे, नीरज और धीरज। पहले हाइबरनेट ने दोनों को डिलीट करा, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम ईएमपी टेबल। उसके बाद उसने डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट को डिलीट करा। टोटल कितने डिलीट फायर करे, टोटल 3 डिलीट फायर करे, है ना। तो अब अगर जाकर मैं डिपार्टमेंट टेबल को चेक करूं तो कितने रिकॉर्ड मिलेंगे, पहले की स्थिति ये थी, पहले 2 रिकॉर्ड थे, अब डिपार्टमेंट टेबल में मुझे, वेरी गुड, अब डिपार्टमेंट टेबल मुझे एक रिकॉर्ड मिलेगा। वो किसका होगा, फाइनेंस का, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 2 है ना। और एम्प्लॉय टेबल में पहले 5 रिकॉर्ड थे, अब कितने रहेंगे, अब 3 रहेंगे। मयंक नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, क्योंकि मयंक का डिपार्टमेंट अपन नल कर चुके हैं। तो टेक्निकली मयंक उस डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं है जिस डिपार्टमेंट को आपने अभी अभी डिलीट करा है। सो मयंक का रिकॉर्ड अभी भी रहेगा, बट आप देख पा रहे होंगे नीरज धीरज के रिकॉर्ड्स ड्रॉप हो गए। दिस दिस वॉज वन टू मेनी यूनिडायरेक्शनल। क्या क्वेरी, क्या सवाल पूछिए, सब बढ़िया तो आगे बढ़ो। ऑल गुड, सब बढ़िया, नो क्वेश्चंस। गुड, वेरी गुड। अब आते हैं बहुत क्रूशियल पॉइंट पे। आपने डिपार्टमेंट के अंदर फेच टाइप क्या सेट कर रखा है, कैन यू प्लीज टेल मी। जो आपने डिपार्टमेंट बनाया है उसमें आपने एम्प्लॉयज के लिए फेच टाइप रखा हुआ है ईगर। इसका मतलब जब जब डिपार्टमेंट फेच होगा एम्प्लॉय भी फेच होंगे, है ना। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन की जरूरत के मुताबिक आपको इसको ईगर की जगह लेजी करना पड़े। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट की जरूरत के मुताबिक आपको इसको ईगर की जगह लेजी करना पड़े। फायदा क्या होगा इससे, फायदा इससे यह होगा कि जब तक आप डिपार्टमेंट फेच नहीं करोगे तब तक डेटाबेस से, सॉरी, जब तक आप एम्प्लॉयज फेच नहीं करोगे, जब तक डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज मांगोगे नहीं,
तब तक डेटाबेस से एम्प्लॉय की लिस्ट फुल भी नहीं होगी। सही बोल रहा हूं मैं? है ना? अब मेरी इस बात को समझने के लिए इस प्रोजेक्ट की एक कॉपी बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से देखिएगा। तो इसकी कॉपी करते हैं अपन। दिस इज आर एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है। और मैंने कोड के अंदर क्या करा, मैंने जाकर मॉडल में डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया। क्या कर दिया चेंज करके? जहां मैंने लिखा हुआ था ईगर, वहां मैंने कर दिया लेजी। हालांकि बाय डिफॉल्ट लेजी होता है। यस, वन टू मेनी में डिफॉल्ट लेजी होता है। मैंने सिर्फ क्लैरिटी के लिए लेजी लिख दिया है। ऑल गुड? ऑल क्लियर? वेरी गुड। अब हम आते हैं अपनी रनर के अंदर। ठीक है। रनर के अंदर मैंने क्या करा, एक एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाई, डिपार्टमेंट को उसके अंदर ऐड करा, डिपार्टमेंट क्रिएटेड, और उसके बाद मैंने ये सब हटाकर बस प्रिंट कर दिया। कोड बढ़िया है। सिर्फ इनिशियल पार्ट पे नजर रखिए। सही है, परफेक्ट है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है ना? मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने बुलवाया डिपार्टमेंट के सारे ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद इसको मैंने प्रिंट कर दिया। और थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं, डिपार्टमेंट का नाम प्लस डी डॉट गेट नेम। ध्यान दीजिएगा, तो डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट होगा। इसके बाद मैं बोलूंगा लिस्ट ऑफ ईएमपी। ठीक है। या मैंने पुल कर लिया ईएमपी लिस्ट इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय डी डॉट गेट ईएमपी लिस्ट। ये मेरे पास एम्प्लॉय की लिस्ट आ गई। और फिर मैंने इस लिस्ट पे एक फॉर लूप चला दिया, ईएमपी ई कोलन ईएमपी लिस्ट, और अंदर मैंने प्रिंट कर दिया इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की डिटेल्स। आ रही है मेरी बात समझ? कोड क्लियर है? गुड। अब अपन इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। ये तो एक्सेप्शन आ गई। शायद अपन ने टेबल डिलीट नहीं करी होगी, इसलिए हो रहा होगा। कर दें? ठीक है। अब तो डेटाबेस बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब फिर से रन कर। ये तो फिर से आ गई एक्सेप्शन। क्या नाम है एक्सेप्शन का? इतना टाइम लग रहा है? वेरी गुड। लेजी इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन। इसका मतलब अगर आपने फेच टाइप को लेजी करा, तो एक एक्सेप्शन से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहिएगा। क्या नाम है उस एक्सेप्शन का? उस एक्सेप्शन का नाम है लेजी इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन। यानी आपने मेमोरी तो बचा ली, लेकिन आप एक टिपिकल एक्सेप्शन में फंस गए, विच इज लेजी इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन। पढ़िए आराम से, ये क्यों आती है और इसको कैसे हैंडल करते हैं। पढ़ो जल्दी से, पढ़ने के बाद डन लिखना। सब कुछ साफ है आपके सामने, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। क्यों आती है ये? वेरी गुड। ध्यान से देखो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कैच करा आपने।
अब अपने कोड की तरफ चलिए। ये जो आपकी सर्विस क्लास है, ये वाली डिपार्टमेंट सर्विस क्लास, क्या इस डिपार्टमेंट सर्विस क्लास में आपने ये डेटा फेच करने का मेथड बनाया है? बनाया है ना? जब ये लाइन नंबर 30 चलेगी तो क्या ये मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म? यस और नो? खत्म। बाहर आ जाओगे आप इस मेथड से, और जैसे सर्विस मेथड से बाहर आओगे, जेपीए क्या कर देता है? जेपीए ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देता है। किसको क्लोज कर देता है? ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देता है। गॉट इट? अब जब ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया, लिस्ट लोड हुई है? एम्प्लॉइज की लिस्ट लोड हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि आपने लेजी बोला हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? है ना? समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? जब आपका ये स्टेटमेंट चला तो इसने डिपार्टमेंट की लिस्ट रिटर्न करी? करी। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय लिस्ट है ना? वेरी गुड। क्या एम्प्लॉय की लिस्ट भी लोड हुई है इस लाइन पे? नहीं हुई है। नहीं हुई है, क्योंकि आपने लेजी बोल रखा है। अब आप मेथड से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर आप रनर में आ गए। रनर में बैठकर जब आप ये कोड लिख रहे हो, तो ट्रांजैक्शन ओपन है कि क्लोज है? जब ट्रांजैक्शन ही क्लोज है, तो कहां है आपके पास एम्प्लॉइज की लिस्ट? आर यू गेटिंग दिस? ये दिक्कत है। करेक्ट। सॉल्यूशन क्या है? पढ़ना जरा। वेरी गुड इशू। एक और काम करना पड़ेगा। ये जो तुम प्रिंटिंग का कोड लिख रहे हो, ये वाला कोड, ये वही लिखना पड़ेगा जहां पर आपने डेटा फेच करा है। मतलब यहां से हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। ये कोड यहां से कट कर दीजिए। कहां पेस्ट कर दें? चलिए सर्विस में, सर्विस में पेस्ट करिए। ओके। तो फिर इस कोड को बदलना पड़ेगा। यस, आपको इस कोड को बदलना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप इस कोड के अंदर? क्या लिखेंगे आप इस कोड के अंदर? अब इसको हटाइए। बुलाइए अब आप डिपार्टमेंट्स की लिस्ट। लिस्ट ऑफ डीपीटी, लेट्स कॉल इट डेप लिस्ट, इज इक्वल्स टू रेपो डॉट फाइंड ऑल। पहली लाइन क्लियर? क्लियर। अब आप अपना बाकी का कोड पेस्ट कर दीजिए। इसको हटा दीजिए, और ये आपका बाकी बचा हुआ कोड, डीपीटी लिस्ट। ठीक। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, ये एक्टिविटी उसी सर्विस मेथड के अंदर हो रही है ना, जहां ट्रांजैक्शन अभी भी ओपन है ना? वेरी गुड। इसलिए जब भी हम अपने कलेक्शन को लेजी लोड करेंगे, डेटा वहीं एक्सेस करेंगे जहां सर्विस मेथड है। आ रही है बात समझ? ठीक है। दूसरी बात, आपने एक लाइन और पढ़ी होगी, कुछ और भी करने को कहा जा रहा है। वेरी गुड। आपको यहां पर स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शनल एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा। ये एनोटेशन ऐड करके आप जेपीए को ये कन्वे कर रहे हैं कि रेपो डॉट फाइंड ऑल के बाद ट्रांजैक्शन बंद मत कर देना। मेरे पास एक लेजीली लोडेड कलेक्शन है, जिसको मुझे बीच बीच में रेफर करना पड़ रहा है, तो जब पूरी एक्टिविटी हो जाए तभी ट्रांजैक्शन क्लोज करो। गॉट इट? करिए अब ट्राई। मेथड कॉल करा? नहीं करा। अब मेथड कॉल करिए, डिपार्टमेंट सर्व डॉट गेट ऑल डिपार्टमेंट्स। बिल्कुल, ये लेजी के टाइम ही ध्यान रखना है, ईगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया डेटा? राइट? तो लेजी एक फायदा देता है, एक नुकसान देता है। फायदा ही देता है, मेमोरी बचाता है। नुकसान दे देता है, आपको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। वेरी गुड विकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें। चलो देखते हैं। ये आ गए अपन सर्विस में, और विकी की बात मानकर एट द रेट ट्रांजेक्शन उड़ा दिया अपन ने। ठीक है। सेम एप्लीकेशन को रीरन करा। क्या हुआ विकी?
अगेन द कोड इज थ्रोइंग लेजी इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन। क्लियर? इसलिए ये जरूरी है कि आप वहां पर @transaction लिखें। क्लियर? बढ़े आगे। दिस कंप्लीट्स वन टू मेनी यूनिडायरेक्शनल। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वन। यही दोनों लगती है प्रोजेक्ट्स में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वन टू मेनी बाई डायरेक्शनल। याद है आपको व्हाट इज बाई डायरेक्शनल? याद है व्हाट इज बाई डायरेक्शनल? याद होगा। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों अवेयर हैं। यस, बाई डायरेक्शनल का मतलब दोनों अवेयर हैं। ओके, कौन दोनों? दोनों एंटिटीज, दोनों रिलेशनशिप के बारे में अवेयर होंगे, है ना? वेरी गुड। फायदा क्या होगा? जल्दी क्विक, फायदा क्या होगा? बिल्कुल सही देखिए, फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि अब हम यूजर को क्या दे पाएंगे? अब हम यूजर को ये फैसिलिटी दे पाएंगे कि वो हमारे डेटा दोनों डायरेक्शन में एक्सेस कर पाए। डिपार्टमेंट एक्सेस करे तो एम्प्लॉय मिल जाए। अभी भी मिल रहे हैं डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय? हाँ मिल रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय से डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है। अगर आप चाहो तो एम्प्लॉय से भी आपको डिपार्टमेंट मिल सकता है, अगर आप रिलेशनशिप को क्या कर दो, अगर आप रिलेशनशिप को कर दो बाई डायरेक्शनल। है ना? अच्छे से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। ठीक, तो ये फायदा तो हमें पता ही है, बाई डायरेक्शनल का फायदा हमेशा यही होता है। ठीक, अब सवाल है करते कैसे हैं। तो जब आप वन टू मेनी में बाई डायरेक्शनल करते हो तो दो एनोटेशंस यूज होते हैं। एक तरफ यूज होता है वन टू मेनी, और दूसरी तरफ यूज होता है मेनी टू वन। ओके, मतलब बाई डायरेक्शनल ऑफ वन टू मेनी इज मेनी टू वन। बिल्कुल, और कहां कौन लगेगा इसका भी शर्त है, कंडीशन है। वन टू मेनी वन साइड पे लगेगा, और मेनी टू वन मेनी साइड पे लगेगा। तो बताइए जरा, ईएमपी और डिपार्टमेंट किस में लगेगा वन टू मेनी और किस में लगेगा मेनी टू वन? डिपार्टमेंट में लगेगा वन टू मेनी, बिकॉज वन डिपार्टमेंट हैज मेनी एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉय में क्या लगेगा? एम्प्लॉय में लगेगा मेनी टू वन। क्लियर हुआ? ये कंडीशन है, ये जरूरी है करना। बिल्कुल, ये सिंटेक्स है, ये जरूरी है करना। दोनों तरफ नहीं लगा सकते आप वन टू मेनी। तो वन टू वन में दोनों तरफ वन टू वन लगता था। वन टू वन बाई डायरेक्शनल में दोनों तरफ वन टू वन लगता था। बिल्कुल विकी, दोनों तरफ वन टू वन लगता था, याद करो। लेकिन वन टू मेनी बाई डायरेक्शनल में एक तरफ वन टू मेनी लगता है, एक तरफ मेनी टू वन लगता है। क्लियर? क्लियर, बढ़ू आगे। गुड, तो पोस्ट और कमेंट में क्या कहना है? अगर पोस्ट और कमेंट क्लासेस ली जाएं तो क्या विचार है? पोस्ट में क्या लगेगा, कमेंट में क्या लगेगा? वेरी गुड, पोस्ट में लगेगा वन टू मेनी, कमेंट में लगेगा मेनी टू वन। वन पोस्ट कैन हैव मेनी कमेंट्स। यस, वन पोस्ट कैन हैव मेनी कमेंट्स, है ना? एंड मेनी कमेंट्स आर कनेक्टेड टू वन पोस्ट। यस, मेनी कमेंट्स आर कनेक्टेड टू वन पोस्ट। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब आगे के कोड, पहले कोड देख लो फिर बताना। सिर्फ एनोटेशन पे ध्यान देना, मैप्ड बाय, जॉइन कॉलम सब भूल जाना, है ना? क्योंकि कुछ नई चीजें आने वाली हैं। तो फिलहाल अगर हम देखें पोस्ट की तरफ तो हमने लगाया है वन टू मेनी। अच्छा, सेट क्यों लिया है मैंने? लिस्ट ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था, पर मुझे ऐसा लगता है एक पोस्ट पे हर कमेंट यूनिक होगा। समझ रहे हैं? कमेंट की आईडी तो डिफरेंट ही होगी ना एक दूसरे से, इसलिए मैंने सेट ले रखा है। बाकी आप लिस्ट भी ले सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि सेट ही लिया जाए। ठीक, और कमेंट साइड पे क्या लगा होगा? कमेंट साइड पे लगा होगा मेनी टू वन। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा, जहां वन टू मेनी है वहां कलेक्शन यूज होगा। यस, जहां वन टू मेनी है वहां कलेक्शन यूज होगा, और जहां मेनी टू वन है वह सिंगल ऑब्जेक्ट यूज होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़े आगे। ऐसे ही डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में, डिपार्टमेंट में क्या लगेगा? डिपार्टमेंट में वन टू मेनी लगेगा, और डिपार्टमेंट के पास लिस्ट होगी। और एम्प्लॉय में क्या लगेगा? एम्प्लॉय में मेनी टू वन लगेगा। एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा? सिंगल डिपार्टमेंट होगा। बढ़ू आगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सवाल आता है ओनिंग साइड कौन है? इसमें ओनिंग साइड किसको माना जाता है?
बहुत ही सिंपल है ओनिंग साइड को पहचानना। जो तुम्हारे डेटाबेस में फॉरेन की रखने वाली टेबल होगी, जो तुम्हारे डेटाबेस में फॉरेन की रखने वाली टेबल होगी, वही ओनर कहलाएगी। तो जरा दिमाग पे जोर डालो। अब आपने इतना पढ़ लिया है जेपीए, डिपार्टमेंट और ईएमपी में फॉरेन की कहां बनती है? ईएमपी में बनती है। तो ईएमपी क्या कहलाएगी? ईएमपी कहलाएगी ओनिंग साइड। एम आई राइट? ईएमपी कहलाएगी ओनिंग साइड। गॉट इट? इसलिए कहलाएगी ओनिंग साइड क्योंकि टेबल लेवल पे अगर हम जाएं तो एम्प्लॉय के पास डिपार्टमेंट का रेफरेंस यानी फॉरेन की होगी। करेक्ट है? अच्छा अच्छा, एसक्यूएल के अंदर ईएमपी चाइल्ड है? बिल्कुल, एसक्यूएल के अंदर ईएमपी चाइल्ड है, लेकिन जेपीए की नजरों में ईएमपी ओनर है। ठीक है ना? समझ आ रहा है? ग्रेट, वेरी गुड। देन आता है इनवर्स साइड कौन है? तो अब अगर ईएमपी ओनर है तो ऑब्वियस सी बात है डिपार्टमेंट इनवर्स साइड होगी, यानी ये वो साइड होगी जिसके पास फॉरेन की नहीं है। इस एग्जांपल में डिपार्टमेंट के पास नहीं है तो डिपार्टमेंट इनवर्स साइड होगी। और एसक्यूएल में डिपार्टमेंट पेरेंट है? जी, एसक्यूएल में डिपार्टमेंट पेरेंट है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑपरेशंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। अच्छे समझिएगा बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमको मान लीजिए डिपार्टमेंट के साथ एम्प्लॉय क्रिएट करना है, डिपार्टमेंट के साथ एम्प्लॉय को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि जनरली ये सारे ऑपरेशन ओनिंग साइड से होते हैं। यस और नो? सुनते आए ना? अब कहानी पलट जाएगी। भले ही ओनिंग साइड एम्प्लॉय है, लेकिन जो ऑपरेशंस होंगे, अगर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय साथ में ऐड हो रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय साथ में ऐड हो रहे हैं, तो ये काम आप डिपार्टमेंट से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? ये काम आप डिपार्टमेंट से करवाएंगे। इसका मतलब पहले आप एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट में ऐड करेंगे, बिल्कुल, और उसके बाद डिपार्टमेंट को सेव कर देंगे। यस, उसके बाद डिपार्टमेंट को सेव कर देंगे। डिपार्टमेंट को सेव करेंगे तो एम्प्लॉय सेव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब वो चीज देखो जो मैं आपको नजरअंदाज करने को कह रहा था। ये समझ में आया आपको रूल? है ना? और कंफ्यूज मत होना सर, आपने फिर यहाँ पे चाइल्ड बोलना शुरू कर दिया। यहां चाइल्ड में एसक्यूएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, एसक्यूएल का चाइल्ड और एसक्यूएल का पेरेंट। डोंट गेट कंफ्यूज कि सर एम्प्लॉय तो ओनर थी, जेपीए के लिए ओनर है, बट मैं एसक्यूएल वाली वोकैबुलरी यूज कर रहा हूं यहां। क्लियर है? एसक्यूएल के लिए तो ईएमपी चाइल्ड है ना? है ना? वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, तो सेव किसको करेंगे, एम्प्लॉय को कि डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट को करेंगे ना? तो अब ध्यान से उस कोड को देखो जो मैंने आपको जानबूझ के स्किप करा दिया था। क्या एम्प्लॉय के अंदर कैस्केडिंग ऑन है? इतना ढूंढना पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। है ना? क्या डिपार्टमेंट में कैस्केडिंग ऑन है? दिखी डिपार्टमेंट में कैस्केडिंग ऑन आपको? क्यों रखी है अपने डिपार्टमेंट में कैस्केडिंग ऑन? इसीलिए रखी है ताकि अगर हम डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय साथ में भेजें तो हम डिपार्टमेंट को सेव करें, सेव एम्प्लॉय हो जाए। वेरी गुड। डिपार्टमेंट डिलीट हो तो एम्प्लॉय भी डिलीट हो जाए। हाँ बिल्कुल, अगर कंपनी डिपार्टमेंट बंद कर रही है तो एम्प्लॉय भी हटा देगी। करेक्ट है ना? लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट याद रखना। क्या ऐसा हो सकता है कि आप डिपार्टमेंट अलग सेव करो, एम्प्लॉय अलग सेव करो? अलग मतलब आपसे कहा जाए पहले डिपार्टमेंट बना लो फिर एम्प्लॉय बनाओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? ऐसी स्थिति में हम किसको सेव करेंगे? ऐसी स्थिति में दोनों अलग अलग सेव होंगे। पहले डिपार्टमेंट सेव हो जाएगा, फिर दूसरा मेथड चलेगा जो एम्प्लॉय सेव करेगा। जैसे आपने अभी अभी कुछ ऐसा करा था ना यूनिडायरेक्शनल में, याद है? ये वाला देखिए, एड ईएमपी टू डिपार्टमेंट। अगर ऐसा है तो अब आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप डिपार्टमेंट गेट करें, डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ऐड करें, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधे एम्प्लॉय को सेव कर पाएंगे, एम्प्लॉय जाकर डिपार्टमेंट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट पता है। जो अब आप रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हो उसमें एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट पता है बाई डायरेक्शनल के कारण। इसमें पता था? एम्प्लॉय को पता था इसमें कि वो कौन से डिपार्टमेंट में, यूनिडायरेक्शनल में नहीं पता था, तो डिपार्टमेंट का सहारा लेना पड़ रहा था। यस, अब नहीं लेना पड़ेगा। एम्प्लॉय खुद इतना केपेबल है कि वो खुद को सेव करवा लेगा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। इज दिस क्लियर?
डाउट तो नहीं है? थ्योरी समझ में आई? ट्विस्ट समझ में आया? तो बाई डायरेक्शनल में दो तरह से हम चीजें सेव कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूंगा ये वाला काम बाई डायरेक्शनल में करो, कौन सा वाला काम? ये वाला काम, ये वाला, क्रिएट अ न्यू डिपार्टमेंट विद मल्टीपल एम्प्लॉय, तो वही करोगे जो अभी पढ़ रहे थे। डिपार्टमेंट बनाओगे, डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ऐड करोगे, और सेव किसको करोगे? वेरी गुड राहुल, सेव डिपार्टमेंट को करेंगे। लेकिन अगर मैं ये वाला काम करने को बोलूंगा आपको, तो जरूरी नहीं है कि आप डिपार्टमेंट के थ्रू सेव करने के लिए जाओ, आप अकेले एम्प्लॉय को भी सेव कर पाओगे, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है। सही है? बस यही एक ट्विस्ट था जो आपको समझना है, बाकी चीजें आसान है। पढ़िए आगे। तो ये तो बात हो गई क्रिएट करने की, ठीक है, सेविंग द, बिल्कुल, बिकॉज एम्प्लॉय के पास डिपार्टमेंट का रेफरेंस है, एम्प्लॉय इतना केपेबल है कि सेव होते वक्त वो पहचान लेगा वो कौन से डिपार्टमेंट में है। सही है? चलो आगे। वेरी गुड। अच्छा, ये बैक रेफरेंस सेट की क्या कहानी है? ये कहानी है कि जब आप पेरेंट में चाइल्ड को ऐड करें, पेरेंट कौन? डिपार्टमेंट, चाइल्ड कौन? एम्प्लॉय, तो बैक रेफरेंस भी सेट कर दें। बैक रेफरेंस याद है? डिपार्टमेंट डॉट एड एम्प्लॉय, ब्रैकेट में एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय डॉट एड डिपार्टमेंट, ब्रैकेट में डिपार्टमेंट। याद आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ रही आती है रीड की। रीड में तो कोई डाउट ही नहीं है, रीड दोनों एंड से होगा। बिल्कुल, रीड दोनों एंड से होगा। डिपार्टमेंट फेच करेंगे तो एम्प्लॉय आ जाएगा, एम्प्लॉय फेच करेंगे तो डिपार्टमेंट आ जाएगा। हाँ जी। अब बारी आती है अपडेट की। अब अपडेट में भी ट्विस्ट है। मुझे एम्प्लॉय का नाम अपडेट करना है, डिपार्टमेंट की जरूरत है? नहीं है। इसका मतलब क्या डायरेक्टली हमारी ओनिंग साइड अपडेट हो जाएगी? अब ये फिर जेपीए का टर्म यूज हो रहा है, ओनिंग साइड मतलब एम्प्लॉय। यस, ओनिंग साइड मतलब एम्प्लॉय, है ना? अच्छा, मुझे डिपार्टमेंट का नाम चेंज करना है, एम्प्लॉय की जरूरत है? नहीं है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट अपडेट हो सकते हैं। मुझे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट बदलना है। ओके, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट बदलना है। क्या इस केस में मुझे दोनों की जरूरत है? एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट बदलना है, हाँ जरूरत है। क्यों दोनों की क्यों जरूरत है? पहले मुझे एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट से हटाना पड़ेगा, जिसमें है वहां से रिलेशन ब्रेक करना पड़ेगा नल डाल के, जो आपने अभी अभी करा था किसके साथ? जो आपने अभी अभी करा था मयंक के साथ। याद आ रहा है? मयंक को भी हटाया था ना आपने। तो जब आप किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज करेंगे, पहले उसको एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट से हटाएंगे, और फिर उसको नए डिपार्टमेंट में क्या कर देंगे? और फिर उसको नए डिपार्टमेंट में ऐड कर देंगे। क्लियर है? वेरी गुड। डिलीट की क्या कहानी है? सेम कहानी है, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डिपार्टमेंट में से एम्प्लॉय को हटाना है, तो क्या करेंगे? अगर डिपार्टमेंट में से एम्प्लॉय को हटाना है, आप सिंपली एम्प्लॉय को डिलीट कर दीजिए, वो डिपार्टमेंट में से हट जाएगा। कैस्केडिंग तो डिपार्टमेंट में ऑन है ना, एम्प्लॉय को हटा दीजिए, हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप ये भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है कि पहले एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट कलेक्शन से हटाएं, फिर आप सेव करें, ऑटोमेटिकली वो नल हो जाएगा। तीसरा तरीका भी है कि आप एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट से हटाएं और डिपार्टमेंट को डिलीट करें फिर। क्लियर? समझ आ रहा है सारी कहानियां? तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास डिलीशन करने के भी। इट ऑल डिपेंड्स आप किस तरीके के एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। सही है? ऑल गुड। अब आपके लिए अगली एक्सरसाइज ये है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े से मैंने चीजें बदल दी हैं। सेम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एप्लीकेशन बनानी है, इस बार यूज करना है वन टू मेनी बाई डायरेक्शनल। और करना क्या क्या है? करना ये सब है। नंबर वन, एक ऑप्शन ये हो जो सिर्फ डिपार्टमेंट क्रिएट करे, ठीक है। दूसरा, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ऐड करे। तीसरा, डिपार्टमेंट रिट्रीव करे तो साथ में एम्प्लॉय भी रिट्रीव हो जाए। चौथा, डिपार्टमेंट का नाम, एम्प्लॉय का नाम अपडेट हो जाए, डिपार्टमेंट का नाम अपडेट हो जाए। पांचवा, एम्प्लॉय कंपनी से हट जाए, तो डिपार्टमेंट भी हट जाए कि डिपार्टमेंट रहे? डिपार्टमेंट रहे, एम्प्लॉय के हटने से डिपार्टमेंट थोड़ी हटेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय दोनों हट जाए।
सेकंड लास्ट और लास्ट में डिफरेंस है, सेकंड लास्ट और लास्ट में डिफरेंस है, वेरी गुड। सेकंड लास्ट में किसको डिलीट करोगे? सेकंड लास्ट में एम्प्लॉय डिलीट होगा, और लास्ट में डिपार्टमेंट डिलीट होगा, जो अपने साथ एम्प्लॉय को भी हटा देगा। यस, क्योंकि डिपार्टमेंट में कैस्केडिंग ऑन है। यस, क्योंकि डिपार्टमेंट में कैस्केडिंग ऑन है। हो जाएगा, बन जाएगा पूरा कोड। बस तो ये बना के लाइए, मंडे इसको कंक्लूड करते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बिल्कुल, पीपीटी अभी शेयर कर दूंगा मैं राहुल। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।